न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने साधा कांग्रेस पर निशाना। पूर्व सरकार ने किया जनता को ठगने का काम। करोड़ों रुपए के घोटालों की खुलेगी परतें। लगातार हो रही दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजियां। भूपेश बघेल के पिता का हुआ अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रदेश के नेता। 8 जनवरी को ली निजी अस्पताल में अंतिम सांस। काफी समय से बीमार चल रहे थे नंद कुमार। लाडली बहनों को मिला मकर संक्रांति का तोहफा। सबके खाते में आए 1250। सिंगल क्लिक से मोहन यादव ने जारी की 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खाते में राशि। कांग्रेस पर साधा निशाना। पेट में क्यों हो रहा दर्द। जारी है विश्वास सारंग का अक्षत बांटने का अभियान। घर घर जाकर दे रहे नागरिकों को श्री राम ज्योत जलाने का न्योता। 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाने की अपील। शहर में लगाए गए बैनर और पोस्टर। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दोनों ही पार्टियों के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस की ओर से आ रही लगातार बयानबाजी को लेकर सोशल मीडिया में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता के हितों में एक भी काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने केवल 5 सालों में आम जनता को ठगने का काम किया है। घोटाले में युवाओं के साथ भ्रष्टाचार किया है। करोड़ों रुपए का घोटाला, भ्रष्टाचार किया। अभी परत दर परत राज खुलते जाएंगे। कांग्रेस ने 5 वर्षों में किया। जनता ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया और एक भी कार्यक्रम, एक भी कार्य योजना का क्रियान्वित नहीं। जनता के हित में कोई कदम उठाने के अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये शिष्टाचार बन चुका था। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भी घोटाला। अभी तो देखिए आप, परतों पे परतें खुलेंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह द्वारा मीडिया को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी और शुरुआती दिनों से ही और इंतजार नहीं करेगी लोकसभा चुनाव की घोषणा तिथि का। राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी सहित हमारे प्रभारी ओम माथुर जी, सह प्रभारी नितिन नवीन जी सहित हमारे सभी के मार्गदर्शन पे और प्रत्येक कार्यकर्ता और कमर कस के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा चुनाव में कार्य करने के लिए। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव में नक्सल पीड़ित परिवार के लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन को कलेक्टर के नाम नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना के अंतर्गत जमीन व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि दिलाने का ज्ञापन सौंपा। नक्सल पीड़ित परिवार द्वारा जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा वर्ष 2004 में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों, परिवारों तथा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने व उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से एक योजना लाई गई थी। राजनांदगांव और मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी जिले के नक्सल पीड़ित परिवार 15 सालों से इस योजना का लाभ लेने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय का चक्कर लगाते थक गए, लेकिन अब तक नक्सल पीड़ित परिवार नक्सल पुनर्वास योजना के लाभ से वंचित है। राजनांदगांव के कलेक्टर कार्यालय में 25 जनवरी 2021 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का मीटिंग आयोजित हुआ, जिसमें नक्सल पीड़ित परिवारों को 900 वर्ग फुट जमीन प्रति परिवार आवंटन करने के निर्णय लिया गया। अब तक पीड़ित परिवारों को जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। वहीं इस संबंध में कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को आवास दिलाने कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन आवास आवंटन नहीं किया गया। नक्सल पीड़ित परिवारों के अनुसार कलेक्टर का कहना है, नक्सल पीड़ित पुनर्वास जैसी कोई योजना नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए एक पॉलिसी बनाई है, जिसमें नौकरी, मकान, छात्रवृत्ति, बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए और राशन बस पास देने का प्रावधान है। लेकिन हमारी पॉलिसी का लाभ लेने के लिए हम लगातार कई सालों से हम चक्कर काटते यहाँ थक चुके हैं। कई यहाँ एसपी बदल गए, आगे कलेक्टर बदल गया, अब तो अपना सरकार ही बदल गई है। हम कुछ दिन पहले रायपुर में एक आंदोलन किए थे इसी अपना पुनर्वास निधि के लाभ के संबंध में। तो उस समय भाजपा सरकार रमन सिंह जी ने हमारे आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया था और मीडिया में भी उसका आया था। तो हम चाहते हैं कि अब सरकार बदल गई है, रमन सरकार हमारी जो समस्या है वो जल्द से जल्द हमें समस्या का समाधान करे। अभी तक के भूपेश सरकार का रणनीति था, वो भी अभी तक के हम लोग को लाभ नहीं मिला है सर। और अभी रमन सरकार का जो है वो भी जल्द से जल्द हमारा समस्या का समाधान करे, ताकि हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है अभी तक के, और इधर उधर भटक रहे हैं सर अपना गांव छोड़ करके। आपको आवास मिलना चाहिए। आवास
का प्राथमिकता है और आवास अभी तक के मिला ही नहीं है। समय समय पे संशोधन किया करके बोले हैं सर, और अभी तक के रमन का नियम लागू किया था तो अभी तक के दिए नहीं है सर हम लोग को। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। नारायणपुर जिला वामसेव से जुड़े भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में नारायणपुर के साप्ताहिक बाजार स्थल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने ईवीएम मशीन से होने वाली चुनाव की प्रक्रिया पर गड़बड़ी का अंदेशा जताया है और ईवीएम मशीन के बदले बैलेट पेपर से निर्वाचन किए जाने की अपील की है। जिला वामसेव संगठन के पदाधिकारी जगनू राम गावड़े ने ईवीएम मशीन से चुनाव किए जाने वाली कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से मतदान किए जाने हेतु आंदोलन की बात कही है। मांग यही है कि ये ईवीएम को हटा दो और बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र को बचाने का। अमेरिका में आधुनिक नहीं है क्या? जापान में आधुनिक नहीं है क्या? उसमें ईवीएम इस्तेमाल नहीं होता, अमेरिका जापान किसी भी देश में, और हमारे देश में क्यों? इसीलिए ये इसी हमारा ही नहीं, इस नारायणपुर जिला में जो 366 गांव हैं और कम से 2.5 लाख तक जनसंख्या है, सभी लोगों का आवाज़ है ये, और ये देश भर का है। आज जो है ये नारायणपुर जिला के साथ साथ पूरे देश भर में 567 जिलों से ये ज्ञापन जाएगी। मेरा नाम नरसिंह मंडावी है। देखिए, ईवीएम को लेकर जो है परेशानी तो बहुत है। कभी ईवीएम खराब हो रहा है और हम नहीं, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े बड़े जो ईवीएम के ज्ञाता लोग हैं, उनका भी कहना ये है कि ईवीएम जो है हैक किया जा सकता है और ईवीएम हैक होता है। अभी वर्तमान में नारायणपुर में जो है 6 ईवीएम जो है ख़राब हो गया, उस पर कोई गिनती नहीं हुई। इसलिए जो हम ईवीएम के खिलाफ में हैं, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे ही चुनाव हो। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। नारायणपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतनाथ हुसैनी की रिपोर्ट। सूरजपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ जनपद सदस्यों द्वारा लाए अविश्वास प्रस्ताव के लिए जनपद पंचायत सूरजपुर में जनपद सदस्यों ने वोट डाला। इस दौरान 23 सदस्य उपस्थित रहे, 29 वोट अध्यक्ष के खिलाफ पड़े। सूरजपुर जनपद पंचायत में 25 सदस्य हैं, जिसमें से करीब 22 सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्यशैली से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद बीते 15 दिसंबर को जनपद सदस्यों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर से समक्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको लेकर जनपद पंचायत सूरजपुर कार्यालय में जनपद सदस्यों ने अपना वोट डाला, जिसमें कुल 25 सदस्यों में से 23 सदस्य उपस्थित रहे और 21 मत अध्यक्ष के विरोध में पड़े। आज जो है हम लोग 15 तारीख को 15-12 को हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर साहब महोदय आवेदन दिए थे। उसके बाद जो है आज हम लोग की वोटिंग हुई अविश्वास के पक्ष में, कितने सदस्य जो है मतलब इसके अविश्वास लगाना चाहते हैं। तो इसमें से टोटल जो है आपका 22 सदस्यों ने हिस्सा लिया, इसमें से 20 लोगों ने वहाँ पर जो है अविश्वास लगाया। जनपद अध्यक्ष श्री जगलाल सिंह जी का अविश्वास प्रस्ताव था, जिसमें कि कुल अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 23 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 21 मत पड़ा। वहीं उपाध्यक्ष पद को लेकर भी गुरुवार को सदस्य अपना मतदान करेंगे। इसके बाद संशय बना हुआ है कि सूरजपुर जनपद पंचायत का अगला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम बेमेतरा के बेसिक स्कूल प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक दीपेश साहू, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा शामिल हुए। मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विकसित भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में ग्रामीणों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित शासकीय योजनाओं को टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित एवं समस्त ग्रामीण जन द्वारा विकसित भारत एवं स्वच्छता की शपथ ली। विधायक दीपेश साहू ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की समस्त योजना का लाभ हर पात्र हितग्राहियों को मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि जिले की हर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है। यात्रा के दौरान शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। समस्त विभागीय अधिकारी भारत सरकार योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। आप सब इसका लाभ उठाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा बेमेतरा नगर पालिका द्वारा आयोजित है रही और माननीय मोदी जी की सोच है कि यहाँ पर एक भी गरीब नहीं होना चाहिए 2047 तक। और वही क्रम में हमारे जितना अधिकारी कर्मचारी हैं बेमेतरा जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं नगर पालिका परिषद में।
कार्यक्रम चला थे कि माननीय मोदी जी के बहुत सारा योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, जतका योजना है ओकर लाभ हमार गरीब मजदूर किसान साथी मन ला मिल सके, ओमन आगे बढ़ सके और ये मन आगे बढ़ी हमार गरीब मजदूर किसान मन, तब भारत देश विकसित राष्ट्र बनी। ऐसा सोचने वाला है कोई तो माननीय मोदी जी की सोच है कि आने वाले 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाए। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। बिलासपुर के विकास भवन में एमआईसी की बैठक हुई, जिसमें की कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की गई एवं कई महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाई गई। बिलासपुर में हुई एमआईसी की बैठक में पुराने अरपा पुल का नाम बदलकर राम सेतु किए जाने का प्रस्ताव आया। इस पर सर्वसम्मति से बिल पारित किया गया। बता दें कि आचार संहिता लगने के बाद लगभग 3 महीने के उपरांत ये बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में सभी वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे, साथ ही सड़क, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश भी दिए गए। मीडिया से बात करते हुए महापौर रामशरण यादव ने बैठक में लिए गए निर्णय एवं सभी विषयों की जानकारी दी। बहुत सारे प्रस्ताव नामकरण का था, बहुत ही सम्मानीय आदरणीय मिनी माता जी का, आदरणीय गफ्फार भाई का, पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी का, ऐसे बहुत सारे जो है श्री राम भगवान जी के सेतु का जो अरपा में पुल है उसको राम सेतु के नाम से भी पास किया गया है। ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव है। परशुराम जयंती जो हम लोग बनाते हैं तो परशुराम चौक भी पास हुआ है। ऐसे बहुत सारे जो महापुरुष हैं उन सभी लोगों के नाम से चौक चौराहों का नामकरण किया। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में आंगनबाड़ी बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पोठ लइका अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर 1 वर्ष में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जहां बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह के प्रयास से 72% लक्षित बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। वहीं कुपोषण की मुक्ति से 100% हेतु पोठ लइका अभियान जारी है। पोठ लइका अभियान आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोषण आहार एवं तिरंगा भोजन के लिए बनाया गया है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चे कुपोषण से मुक्त हो सके। इसे लेकर बेमेतरा जिला के नोडल अधिकारी एसडीएम सुरुचि सिंह लगातार जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में भ्रमण कर पोषण परामर्श अभियान चला रही हैं, जहां आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, मितानिनों को यूनिसेफ कोचिंग दी जा रही है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में शुक्रवार को पालकों की बैठक कर तिरंगा भोजन के बारे में जानकारी दी जाती है। बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह अभियान की नोडल अधिकारी हैं। बेमेतरा अनुविभाग में दिसंबर 2022 से 37 ग्राम पंचायतों के 76 आंगनबाड़ी केंद्रों में 930 मध्यम कुपोषित व 184 गंभीर कुपोषित कुल 1114 बच्चों को पोषण करने का लक्ष्य मिला था, जिसमें कुल 801 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। हमने 1 साल पहले दिसंबर 2022 में पोठ लइका अभियान शुरू किया गया था, जिसमें 1114 बच्चे चिन्हांकित किए गए थे, जो सबसे ज्यादा कुपोषित आंगनबाड़ी है, जो 37 आंगनबाड़ी थी उसमें। तो अभी के स्थिति में 1 साल हो चुका है और इसमें 72% बच्चे सामान्य कैटेगरी में आ गए हैं, तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है। इनफैक्ट अभियान चलता भी रहेगा और उसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। इनफैक्ट कलेक्टर महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया है, ये अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पंचतत्व में विलीन हुए। हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र हितेश बघेल ने अपने पिता नंद कुमार बघेल को मुखाग्नि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कांग्रेस के नेता व ग्रामीण मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का निधन 8 जनवरी को हुआ था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को रायपुर के पाटन सदन में रखा गया था। दुर्ग जिले के गृहग्राम कुरुदडीह में नंद कुमार बघेल के शव का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार से पहले बेटी भारती बघेल के घर पहुंचते ही परिवार गमगीन हो गया था। नंद कुमार बघेल का अंतिम दर्शन करने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी कुरुदडीह पहुंचे थे। साथ ही प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेता उपस्थित हैं। आपको बता दें, नंद कुमार बघेल ने 89 वर्ष की आयु में रायपुर के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी का निधन सभ्य समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। वैसे भूपेश बघेल जी के ही पिता नहीं थे, बल्कि प्रख्यात समाजवादी चिंतक थे, वंचित वर्ग की लड़ाई के ध्वजवाहक थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। नंद कुमार बघेल काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित
राज्यपाल और भाजपा कांग्रेस के तमाम दिग्गज और बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में आज नई किश्त जारी की। भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए 1576 करोड़ रुपए 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए। वहीं अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि हम लाडली बहनों के खातों में पैसे भेजते हैं तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को निशाने पर लिया। लाडली बहना योजना का आज पैसा नए मुख्यमंत्री द्वारा आज प्रदेश की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को 341 करोड़ रुपए की पेंशन व आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया। सीएम मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचे और कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण सप्ताह प्रारंभ हो गया जो 15 जनवरी तक चलेगा। इसमें जिलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। महिला सशक्तिकरण एवं युवा ऊर्जा पर केंद्रित इस उत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री के प्रतीक स्वरूप 5 महिलाओं को उपहार में कंगन और मिठाई देकर की। इसे मकर संक्रांति उत्सव नाम दिया गया है। हमने देवताओं को नहीं देखा है, देवी देवताओं की केवल कल्पना की, लेकिन देवी देवताओं की कल्पना को साकार करने के लिए खाली माँ की तरफ देख ले तो देवता की महत्ता अपने आप समझ में आ जाती कि देवी देवता माँ इतना प्यार लुटाती है, माँ अलग प्रकार से सेवा करती है। माँ का मातृत्व ऐसा होता है कि कदम कदम पे एक बच्चे से लेकर के बड़े होने तक माँ के प्रति विशेष भाव हमारा सबका मन में आता है। माँ बोलते ही आंखों में एक अलग प्रकार का आनंद का, उत्साह का, अपनत्व का, आत्मीयता का जो भाव जागृत होता है, उस भाव की किसी से कोई होड़ नहीं हो सकती, किसी से किसी की तुलना नहीं हो सकती। और इसीलिए कदम कदम पे हमारे सारे त्योहारों में और तो और हमारे देवी देवताओं के, राधा कृष्ण का मंदिर, सीताराम का मंदिर, माँ का नाम आगे, पिताजी का पीछे, भैया का पीछे, लेकिन उनको जोड़े बिना हमारी पूजा ही नहीं होती। वहीं इस पर कांग्रेस ने निशाना साधा और कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस वचन पत्र को गीता और रामायण जैसा बता रहे थे उसके एक शब्द पर भी अमल नहीं होना सरकार की अपने वादों के प्रति मंशा को दर्शा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये वचन पत्र है, ये गीता और रामायण है, विधानसभा के अंदर कहा था। तो ये रामायण और गीता का एक शब्द भी पिछले 1 महीने में क्यों नहीं बांचा गया, क्यों नहीं पढ़ा गया, क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों उस पर निर्णय नहीं लिए गए? तो इसका मतलब है कि सरकार जो बोला था उस राह पे चलना नहीं चाहती। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। विगत 1 दिसंबर को एक अपराधी की लाश तालाब में मिली थी। वहीं इस हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में एक गैंगस्टर और उसके गुर्गों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने दोनों गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य गैंगस्टर अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र के समीप तालाब में लाश पड़े होने की सूचना पुलिस को प्लांट सुपरवाइजर द्वारा दी गई थी। शिनाख्त करने पर मृतक की पहचान अनिराज नायडू के रूप में की गई थी। मृतक अनिराज नायडू ओमती पुलिस की गुंडा बदमाशी की सूची में शामिल था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतक के सिर पर गोली लगने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए संदेह के आधार पर मृतक के साथियों और दूसरी गैंग में शामिल लोगों से सघन पूछताछ की, जिस पर आरोपियों का खुलासा हो गया।
अन्ना करके जो एक अनिराजू नायडू उर्फ अन्ना करके एक चिन्हित लिस्टेड गुंडा था, जिसकी लाश मिली थी थाना माड़ोताल में। इसमें जो मृतक है अनिराजू नायडू उर्फ अन्ना, उसे आइडेंटिफाई किया गया। और जब ये पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन की तो ये शुरुआत से ही थोड़ा आइडिया लगने लगा था कि ये आपसी गैंग वॉर का चक्कर है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमने करीब 50 से 60 के बीच में अलग अलग विटनेसेस को हमने पूछताछ की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे विटनेसेस ने पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश की। 2 आरोपी इस प्रकरण में पुलिस ने अरेस्ट किए। एक का नाम कामरान अली है, ये 22 वर्ष का है, और एक अनुशय राय है। ये 2 लोगों को पुलिस ने चिन्हित करके पकड़ा है। अभी आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। देश में जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के हरदा जिले में सरपंच सचिव की लापरवाही से ग्रामीणों को विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दरअसल गांव के बीच सड़कों में घरों का गंदा पानी निकलने से स्कूली बच्चे सहित ग्रामीणों को आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत के जिम्मेदार सरपंच सचिव इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हरदा जिले के ग्रामीण विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव की अनदेखी के चलते ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं नाराज ग्रामीणों ने हरदा जन सुनवाई में कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत के सचिव गाँव में नहीं आते हैं, न ही उनकी समस्याओं का कोई निराकरण करते हैं। ग्राम पंचायत डगांव निवा के लगभग 10 समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं, जिसमें नल जल, मकान, लेट बात और अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। उसके साथ ग्रामीणों के साथ मैं आया हूँ। पंच सचिव को दोनों को अवगत करा चुके हैं, सहायक सचिव को भी करा चुके हैं। मेन सचिव हमारे यहाँ बहुत कम आता है, इसलिए अधिकतर लोग उनको नहीं जानते हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गाँव में सुविधाओं की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो वे नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमने आज 10 सूत्री मांगों को लेकर आवेदन दिया है कलेक्टर ऑफिस में। वहां से हमें आश्वासन मिला है कि 8 दिनों के अंदर हम आपकी समस्या का निराकरण करवाएंगे। कितने दिन से परेशान हो आप लोग? सर वैसे तो हम अभी कम से कम 2 साल तो हो ही गए हैं इसे। हरदा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजेंद्र बिल्लौरे की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर अक्षत चावल देकर निमंत्रण दे रहे हैं और लोगों को दिवाली मनाने व मंदिरों में भजन कीर्तन करने की अपील भी कर रहे हैं। रीवा में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता लोगों के घर घर पहुंचे और पीला अक्षत चावल देकर राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचने का निमंत्रण दे रहे हैं। और जो अयोध्या किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें यह संदेश दिया गया कि वह अपने घर में ही रहकर दीपक जलाए, मंदिरों में भजन कीर्तन करे। देखिए विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने किस तरह राम मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया है। 22 तारीख को एक दीपावली आपने कार्तिक मास में मनाई थी, एक दीपावली माघ मास में 22 जनवरी को मननी चाहिए, और ऐसी दीपावली जिसकी गूंज पूरी दुनिया में जाए। हम आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर घर घर अच्छा चावल देकर सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में 22 जनवरी को दीपावली की तरह पकवान बनाएं और दीपोत्सव करें, और घर के आसपास जो भी मंदिर हैं उन मंदिरों में एकत्रित होकर भगवान राम का विजय मंत्र, महामंत्र का जाप करें और 22 जनवरी को भव्य बनाएं। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। श्री राम श्याम यात्रा पर हुए पथराव के बाद तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन के आनन फानन में करीब 10 लोगों को अभी तक गिरफ्त में लिया। साथ ही 3 क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर भारी पुलिस बल को तैनात किया। वहीं हिंदुवादी संगठनों ने अपना आक्रोश जताते हुए एक बार फिर से विशाल राम श्याम यात्रा निकाली और तब कहीं जाकर प्रशासन ने आरोपियों की धरपकड़ के साथ उनकी अवैध संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की। प्रशासन पत्थरबाजी में बनाए गए मुख्य आरोपी के खेत की जमीन की नपती करने पहुंचा, जहां बुलडोजर से लेकर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला मौका स्थल पर मौजूद रहा। जैसे ही प्रशासन ने नपती का काम शुरू किया, मुख्य आरोपी के परिवारजन जमीन के कागज लेकर प्रशासन के पास पहुंचे और साथ ही हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले में कागज एवं हाईकोर्ट के स्टे के कागज प्रशासन को सौंपे और प्रशासन उल्टे पैर बिना कार्यवाही के ही वहां से लौट आया। पटवारी तेज सिंह हनोतिया ने बताया कि मुझे मामले की जानकारी सिर्फ इतनी थी कि मामला प्रशासन के पक्ष में आ गया है,
लेकिन उन्हें स्टे से लेकर हाई कोर्ट की जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि प्रशासन को ही कोर्ट की जानकारी नहीं है। शाहजहांपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। अयोध्या के दिव्य भव्य मंदिर में रामलला के आगमन का इंतजार खत्म होने वाला है। देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग द्वारा अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर नागरिकों से श्री राम ज्योत जलाने की अपील की है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, जिसको लेकर देश भर में अक्षत बांटे जा रहे हैं। इसी के तहत कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग लगातार घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो श्री राम ज्योत जलाएं और राम मंदिर दर्शन को जरूर जाएं। मंत्री सारंग ने नरेला विधानसभा के महामाई का बाग में अक्षत बांटे हैं। मंत्री सारंग ने नागरिकों से 22 जनवरी के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की अपील की है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के कई इलाकों में राम भक्त घर घर जाकर श्री राम ज्योत जलाने की अपील भी कर रहे हैं। शहर के कई इलाकों के राम मंदिर के बैनर, फोटो लग गए हैं। सभी को अब 22 जनवरी का इंतजार है ताकि उद्घाटन के बाद सभी दर्शन को जा सके। ये हम सबका सौभाग्य है कि 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हर एक घर में 22 जनवरी को दीपावली मने, हर एक व्यक्ति अपने इस सौभाग्य को महसूस करेंगे। आज जन जागरण के लिए और पीले चावल लेकर सभी हिंदू भाई और बहन को यही अनुरोध किया है कि 22 जनवरी को हम सब राम मंदिर निर्माण के उत्सव को अपने अपने घर में, अपने मोहल्ले, अपने मंदिरों में मनाएं और उसके बाद जरूर अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।